एक मिनट एक मिनट। आप आराम से इसमें स्टार्ट कर लीजिए, अभी तो उसमें जब स्टार्ट होगा ना तो इसमें स्टार्ट कर लीजिए आराम से। तो नमस्कार बच्चों, आज हम फिर मिले हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, माने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हमने कल की क्लास में शुरू किया था प्रोटिस्टा जगत, और मैंने आपको बताया था कि प्रोटिस्टा जगत की जो सीमाएं हैं वो निर्धारित नहीं है। क्या नहीं है? सीमाएं निर्धारित नहीं है। प्रोटिस्टा जगत, इसकी सीमाएं निर्धारित नहीं हैं। सीमाएं क्यों निर्धारित नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ जीव जो हैं वो पौधों जैसे होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत के कुछ जीव जो हैं वो होते हैं पौधों जैसे, उन्हें हम कहते हैं पादप सम प्रोटिस्ट। क्या कहते हैं? पादप सम प्रोटिस्ट, पौधों जैसे प्रोटिस्ट। कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं मृतोपजीवी प्रोटिस्ट, मृतोपजीवी या फिर कवक सम प्रोटिस्ट। और जो तीसरे प्रकार के जीव होते हैं वो होते हैं जंतुओं जैसे। तो इसके कुछ सदस्य पौधों जैसे हैं, कुछ सदस्य कवकों जैसे हैं, और कुछ हैं जंतु सम। जंतु सम प्रोटिस्ट, हाँ या ना? तो हमने कल की क्लास में पादप सम प्रोटिस्ट पढ़े थे, और वो हमने 3 श्रेणियों में पढ़े थे। पहले जो थे वो थे क्राइसोफाइट। अगर आपको याद है तो क्राइसोफाइट में आपने क्या क्या पढ़ा था? आपने क्राइसोफाइट में पढ़े थे डाई एटम और सुनहरे शैवाल। फिर दूसरे नंबर पे आए थे डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट, जिसमें आपने पढ़े थे जिम्नोडियम और गोनियोलॉक्स। और तीसरे हमने पढ़े थे यूग्लिनॉइड्स, जिसका उदाहरण था यूग्लिना। जिसका उदाहरण क्या था? यूग्लिना था। याद आ गया आपको? तो ये जो क्राइसोफाइट्स है इनमें मेन बात क्या थी रिकैप करने की, कि इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सिलिका युक्त होती है। सिलिका युक्त कोशिका भित्ति होती है, और ये सिलिका जो कोशिका भित्ति होती है ये अनश्वर होती है, ये नष्ट नहीं होती है। इसलिए जब अत्यधिक संख्या में डायटम्स मरते हैं तो उनकी कोशिका भित्तियां नीचे समुद्र के तल में जमा होकर एक संरचना बनाती हैं, जिनको हम कहते हैं डायएटमी मृदा, माने डायएटमेशियस अर्थ या कीसलगढ़। और क्योंकि ये कीसलगढ़ कणिकामय होती है, चमकीली होती है, तो ये धातु की मूर्तियों की या धातु की सतह के पॉलिशिंग में और तेल और सिरप के निस्यंदन माने फिल्ट्रेशन में काम आती है। याद आया? ये जो पादप सम प्रोटिस्ट है ये तीनों ही क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड, तीनों के तीनों प्रकाश संश्लेषी हैं, और इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। क्राइसोफाइट में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटिनॉइड्स और डाइडिनोजेंथिन। डायनोफ्लैजिलेट्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीन्स और जेंथोफिल। और यूग्लिनॉइड्स में हरे पादपों जैसे वर्णक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स। याद आ गया? अब ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, डायनो मतलब दो, इसमें इस तरह की कुछ संरचना बनती है, और डायनोफ्लैजिलेट्स में 2 कशाभिकाएं होती हैं। एक जो कशाभिका होती है वो लंबवत रूप से निकलती है। कैसे निकलती है? लंबवत रूप से, शीर्ष से, इस प्रकार से। और जो दूसरी होती है वो अनुदैर्ध्य रूप से कोशिका भित्ति की खांच में से निकलती है, इसलिए इनको कहते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। इनकी कोशिका भित्ति कठोर
सेलुलोज पट्टिकाओं द्वारा निर्मित होती है और वो अलंकारों के रूप में, डिजाइन्स के रूप में ऐसे स्थूलित रहती है और जब इस पर धूप पड़ती है तो ये चमकते हैं और बिल्कुल लगते हैं शस्त्रों की तरह। इसलिए डायनोफ्लैजलेट को शस्त्रधारी प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। इसके मुख्य उदाहरण है जिम्नोडीनियम और गोनियोलॉक्स। जिम्नोडीनियम के कारण समुद्रों में लाल तरंगे, लाल लहरें या रेड टाइड्स दिखाई देती हैं। ठीक है, फिर ये जो डायनोफ्लैजलेट्स होते हैं ये कुछ विषाक्त तत्व पानी में स्रावित करते हैं जिससे मछलियां मर जाती हैं। ठीक बात है। फिर आते हैं यूग्लिनॉइड्स। ये यूग्लिनॉइड्स जो हैं इसका उदाहरण है यूग्लिना। ये पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन कोशिका भित्ति के स्थान पर एक प्रोटीन युक्त परत पाई जाती है जिसको पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। और ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं इसमें भी दो कशाभिकाएं होती हैं। जिसमें भी दो कशाभिकाएं होती हैं उसको हम कहते हैं विषम रूपी कशाभिकरण, माने हेटेरोकॉन्ड फ्लैजेलेशन। मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ें। यूग्लिनॉइड्स जो हैं ये विभाजन करते हैं अनुदैर्घ्य माने लॉन्गिट्यूडनल द्विविभाजन से और दो समान पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। तो ये तीनों हमने पढ़ा था, प्रोटिस्टा जगत के लक्षण पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मृतोपजीवी या कवक सम प्रोटिस्ट, जिसका एक ही समूह है जिसको हम कहते हैं अवंपक कवक। अवंपक कवक माने स्लाइम मोल्ड्स। अवंपक कवक माने स्लाइम मोल्ड्स। तो बढ़ते हैं आगे और आज हमें क्या पढ़ने हैं? अवंपक कवक माने स्लाइम मोल्ड्स, ये हमारा कल रह गया था। और हमें पढ़ना है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जंतु सम प्रोटिस्ट होते हैं और इसकी क्या क्या वर्ग हैं वो भी पढ़ेंगे। तो पहले फटाफट शुरू करते हैं हम किससे? अवंपक कवक से। अवंपक कवक माने स्लाइम मोल्ड्स। सबसे पहली बात, ये पोषण की दृष्टि से कैसे होते हैं? पोषण की दृष्टि से ये मृतोपजीवी होते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं पोषण की दृष्टि से मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब है ये सड़ी गले कार्बनिक तत्व से पोषण ग्रहण करते हैं। तो मैं यहां पर सेप्रोबिक आपके लिए लिख दे रहा हूं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इनकी जो काया है, इनका जो शरीर है वो सड़ती हुई टहनियों और पत्तियों के साथ पाया जाता है। इनकी काया सड़ती हुई पत्तियों व टहनियों के आसपास रहती हैं। आसपास पाई जाती हैं जहां ये कार्बनिक तत्वों का भक्षण करती हैं। जहां ये कार्बनिक तत्वों का भक्षण कैसी विधि से? अवशोषी विधि से। तो हम यहां पर लिख सकते हैं का अवशोषण करती हैं। इसलिए इनकी पोषण विधि कैसी है? इसलिए इनकी पोषण विधि को हम अवशोषी विधि कहते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग गरिमा, गुड मॉर्निंग दिलखुश, चलिए वेरी गुड विकास, चलिए ठीक है। तो ये है इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात। अब एक बहुत अच्छी बात ये है कि इनमें ना
कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती वयस्कों में। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वयस्कों में सॉरी, कोशिका भित्ति अनुपस्थित। सॉरी, वयस्कों में जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, परंतु इनके बीजाणुओं में सेल्यूलोज द्वारा निर्मित वास्तविक कोशिका भित्ति वास्तविक कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ठीक है, वास्तविक कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। दिलकुश, विकास, गरिमा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। राम, चलो इतने नाम आते हैं, अभी आगे फिर हम बात करेंगे। तो इनकी जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु में कोशिका भित्ति शुद्ध पाई जाती है, किसकी? सेलुलोज की। इसलिए इनके जो बीजाणु होते हैं इसलिए इनके बीजाणु अत्यधिक प्रतिरोधक संरचनाएं होती हैं। अत्यधिक प्रतिरोधक संरचनाएं होती हैं। अब जो प्रतिरोधक होता है वो कई वर्षों तक मतलब जीवित रह सकता है। ठीक है, तो होती हैं वह अनेक वर्षों तक प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित भी रह सकती हैं। तो ये कोशिका भित्ति इनके बीजाणुओं में होती है। अब ये जो अवंपक कवक होते हैं ये किस तरीके से गति करते हैं? इनके जो गति करने के लिए अमीबा की तरह इनके अंदर बनते हैं कूटपाद। क्या बनते हैं? कूटपाद। तो गमन किसके द्वारा होता है? कूटपाद, माने सूडोपोडिया द्वारा, कूटपाद के द्वारा। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, ये जो अवंपक कवक होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के। कैसे होते हैं? दो प्रकार के। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जो बीजाणु हैं ये अत्यधिक प्रतिरोधक अवस्थाएं हैं और इन बीजाणुओं का जो प्रकीर्णन होता है वो किसके द्वारा होता है? मैं लिख दे रहा हूं, बीजाणुओं का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा, एयर या विंड द्वारा। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा से उड़ते हैं और जहां पर भी जाके गिरते हैं वहां से वयस्क बना देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं
अनुकूल और प्रतिकूल अवस्थाओं की। अनुकूल अवस्थाएं कैसी, जैसे मैं अभी इस कमरे में खड़ा हुआ हूँ, इस कमरे में जैसे वैसे तो गर्मी बहुत है लेकिन यहाँ पर एसी चल रहा है, सारी लाइट है, ऑक्सीजन है, तो ये अवस्थाएं मेरे लिए कैसी हैं, ये अवस्थाएं मेरे लिए अनुकूल हैं, मैं यहाँ जीवन जी पा रहा हूँ। लेकिन अगर वहीं बहुत ज़्यादा तापमान हो या बहुत ठंड हो या बहुत लवणता हो, उनको हम क्या कहते हैं, प्रतिकूल अवस्थाएं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है अनुकूल अवस्थाओं में, और दूसरा मैं बता रहा हूं प्रतिकूल अवस्थाओं में। ये मैं आपको संरचना विस्तार में बताऊंगा। पहले अनुकूल अवस्थाओं में ये एक प्रकार के समूहन माने गुच्छे बनाते हैं, ये एक प्रकार के समूहन बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। अब आप कहोगे कि प्लाज्मोडियम से तो मलेरिया होता है, वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, ये समूहन है। ये जो आपको पूरी कॉलोनी दिखाई दे रही है, ये पूरा हिस्सा ये प्लाज्मोडियम है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अवंपक कवकों का प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये है अवंपक कवकों का प्लाज्मोडियम। और ये जो आपको गोली 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 दिखाई दे रही है ना, ये गोली गोली क्या है, ये हैं बीजाणु। और ये जो जिसमें लिपटे हुए हैं, ये जो स्काई ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, हल्के से नीले रंग का, ये है श्लेष्मा माने म्यूकस। तो ये गुच्छे 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 बना लेते हैं। कैसी अवस्थाओं में बनाते हैं, अनुकूल अवस्थाओं में बनाते हैं। ब्यूटी पूछ रही हैं सर ये भी तो प्रोटिस्ट है। बेटा अवंपक कवक प्रोटिस्ट है और इनके गुच्छे को प्लाज्मोडियम कहते हैं। जब हम प्रोटोजोआ पर जाएंगे तो प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ का नाम है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये क्या, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो अनेक फुट को बहुवचन में क्या कहते हैं, फीट तक फैलता है। लेकिन जब अवस्थाएं प्रतिकूल होती हैं तो उसमें ये बिखर जाता है। ठीक है, ये बिखर जाता है। क्या बिखर जाता है, ये पूरा खुल जाता है, बिखर जाता है, और इसके शीर्ष पर फलनकाय बनते हैं। फलनकाय माने फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। तो प्रतिकूल अवस्थाओं में ये बिखर जाता है। क्यों बिखर जाएगा, क्योंकि प्रतिकूल अवस्थाएं हो जाएंगी बेटा, ज़्यादा तापमान हो जाएगा या ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो श्लेष्मा तो सूख जाएगा। अब सूख जाएगा तो ये फट जाएगा, और फट जाएगा तो बीजाणु बिखर जाएंगे। तो ये बिखर जाता है तथा इसके शीर्ष पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके शीर्ष पर फलनकाय। वैसे फलनकाय कहाँ बनती हैं बताओ मुझे,
फलनकाय बनती हैं कवक में, तो ये कवकों का लक्षण हो गया। तो ये अवंपक कवक ना बड़े अजीब से जीव हैं, इनमें कुछ लक्षण पौधों के होते हैं, कुछ लक्षण जंतुओं के होते हैं और कुछ कवकों के होते हैं, ठीक है। फलनकाय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फलनकाय को हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। जब मैं आपको अभी नेक्स्ट कल की क्लास में कवक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कुछ फ्रूटिंग बॉडीज के नाम, जैसे एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प। तो ये फ्रूटिंग बॉडीज है, इसका नाम मैं आपको बता सकता हूँ, एपिथीसियम, मेरिथीसियम, एपोथीसियम, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो फलनकाय बनते हैं, ठीक है। और ये फलनकाय से बीजाणु बाहर निकलते हैं और वृद्धि करके क्या बना लेते हैं? वयस्क बना लेते हैं। तो है ये इंपॉर्टेंट, तो ये डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए। प्लस अब जो आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें वो क्या है? इनको, अच्छा अब ये तो है प्रोटिस्ट, तो इसलिए यहाँ मैं नोट करके लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें प्रोटिस्टन कवक कहते हैं, क्योंकि है तो ये प्रोटिस्टन कवक। इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख लीजिए प्रोटिस्टन फंजाई, या इनको कहते हैं कंज्यूमर डीकंपोजर फंजाई। कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, उपभोक्ता अपघटक या अपघटन करते हैं, सड़ाते हैं चीज़ों को, कवक, ठीक है। तो इसका नाम मैं आपको इंग्लिश में भी लिखना चाहिए, कंज्यूमर डीकंपोजर फंजाई। आ रही है ना चीजें समझ में? क्योंकि हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं? कंपेयर कर करके पढ़ रहे हैं, है ना दिल खुश? चलो वेरी गुड। अब ये डीकंपोजर फंजाई और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं प्रोटिस्टन फंजाई। अब ये जो अवंपक कवक का जो प्लाज्मोडियम है, ये सारे के सारे अवंपक कवक नहीं बनाते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर, ठीक है यहीं पर लिखते हैं हम, एक और चीज़ है, इनमें पादपों, कॉमा, दूर लिख रहा हूँ कॉमा, इसका एक कारण है, जंतुओं व कवकों के लक्षण, कवकों के लक्षण होते हैं। देखो वैसे तो पूरे प्रोटिस्टा ही 3 तरीके का है, मैंने आपको बता दिया था, लेकिन ये अवंपक कवक सबसे अलग है, इनके अंदर तीनों के लक्षण हैं। अब मुझे बताओ पादपों के लक्षण क्या हैं? हरे रंग से लिखते हैं पौधों का, जल्दी बोलो। पादपों का लक्षण है, यहां लिख रहा हूं, बीजाणुओं में सेलुलोस युक्त कोशिका, कोशिका मैंने ऐसे लिख दिया है, कोशिका भित्ति, ये याद होना चाहिए बेटा। और जंतुओं का लक्षण क्या है? वयस्कों में, जल्दी बोलो। हाँ विकास, तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आ रहा है इस टाइम, विकास बोलो। जंतुओं में क्या? जंतुओं में, वयस्कों में कोशिका भित्ति का अभाव, कोशिका भित्ति का अभाव का माने अनुपस्थिति, ये प्रेजेंट नहीं होता है। और कवकों का लक्षण क्या है? 2 बताए थे अभी, जल्दी बोलिए। सबसे पहली बात क्या? सबसे पहली बात क्या? देखो फलनकायों का निर्माण, फलनकायों माने फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, फलनकायों का निर्माण। और दूसरा क्या है? आपने पढ़ा है 11वीं में, 11th में पढ़ा है कि कवक जनन कैसे करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? बीजाणुओं के द्वारा, ठीक है। तो नंबर 2 है बीजाणुओं द्वारा जनन। ऑल गुड, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे अलग होते हैं। अब इसके उदाहरण मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, अगर बाई चांस नहीं भी याद करो तो मत करना, क्योंकि अवंपक कवक सीधे सीधे पूछे जाते हैं। उदाहरण मैं यहाँ फिलहाल लिख दे रहा हूँ। इसके उदाहरण हैं फाइजेरम, दूसरा क्या है? फाइजीरेला,
फाइजीरेला। तीसरा क्या है? डिक्टियोस्टीलियम। पता है आप लोग बड़े लकी हो, बड़े भाग्यशाली हो कि एक एक दो दो उदाहरण याद करने पड़ रहे हैं। जब हम पढ़ते थे ना 8-8 10-10 उदाहरण होते थे एक श्रेणी के, दिमाग पक जाता था। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल्स वही याद करने हैं जो एनसीईआरटी बताती है, या एक दो एग्जाम्पल जो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये नीट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना कि जो प्लाज्मोडियम है वो हर एक अवंपक कवक नहीं बनाता है, हर एक अवंपक कवक नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? जल्दी बोलिए। क्योंकि ये अवंपक कवक दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हेडिंग लिख देते हैं, अवंपक कवकों के प्रकार। इसको ना मैं इजी तरीके से बताता हूं, टेबल सारणी के रूप में पढ़ते हैं। सबसे पहले है ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब होता है अकोशिकीय। क्या होता है? अकोशिकीय। अभी मैं इसका आपको दूसरा नाम भी बताऊंगा, और दूसरे होते हैं सेलुलर माने कोशिकीय। ठीक, अब अकोशिकीय से क्या मतलब है? अकोशिकीय जो होते हैं इनकी कायिक अवस्था कैसी होती है? द्विगुणित। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कायिक अवस्था माने सोमैटिक फेज। वो कैसी है? यहां पर वो है द्विगुणित माने डिप्लॉइड। और द्विगुणित को हम कैसे लिखते हैं बेटा? 2n से। कैसे लिखते हैं? 2n। ठीक है, चलो वेरी गुड, आप लोग आंसर दे रहे हो। जबकि कोशिकीय वाले जो होते हैं इसमें जो कायिक अवस्था होती है वो कायिक अवस्था कैसी होती है? अगुणित, या मैं सिंपली लिख देता हूं एक गुणित माने n। बेटा मैं आप लोगों को देख रहा हूं, आप लोग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो, है ना। अब ये जो अकोशिकीय होते हैं ये अनुकूल अवस्थाओं में क्या बनाते हैं? जल्दी बोलो, क्या? बहुकेंद्रीय संरचना, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो यहां पर पॉइंट नंबर 2, प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। और ये आपको अच्छे से पता है कब करते हैं निर्माण? अनुकूल प्रावस्थाओं में, मैं आपको बता चुका हूं निर्माण करते हैं। जबकि ये जो कोशिकीय अवंपक कवक हैं ये प्लाज्मोडियम का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि ये छोटे छोटे एक गुणित कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित होते हैं, जिसे कहते हैं मिक्सामीबा। तो यहां पर लिख रहा हूं एक कोशिकीय संरचना द्वारा प्रदर्शित होते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? मिक्सामीबा। मिक्सामीबा इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर तो आपका हिंदी में आता ही आता है। तो जिसे मिक्सामीबा कहते हैं, और प्लाज्मोडियल होते हैं ये वाले, इसलिए अकोशिकीय का दूसरा नाम प्लाज्मोडियल कहलाता है। ठीक है, अब आपको याद है, देखो ये क्या है? जल्दी बोलो। ये मैंने जानबूझ के इसका नाम नहीं लिखा था। ये जो पूरा प्लाज्मोडियम है ये किससे घिरा हुआ है? एक पतली सी परत से। और इस पतली सी परत का क्या नाम है? यहां लिख रहा हूं मैं, इसका नाम है पेरिडियम। पेरिडियम। तो यहां मैं लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 3,
बीजाणुधानी, बीजाणुधानी को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? दिलखुश बताओ बेटा, क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। राम आप बताओ क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। बीजाणुधानी पेरिडियम नामक परत से आवृत होती है। आवृत होना मतलब ढके होना, आवृत होती है। लेकिन जो मिक्सअमीबा है, जो एक कोशिकीय संरचनाएं हैं, ये किसी परत से ढके हुए नहीं होते। तो इसकी बीजाणुधानी कैसी हुई? नग्न। नग्न मतलब बिना आवरण के। तो मैं यहां लिख रहा हूं बीजाणुधानी, बीजाणुधानी नग्न होती है। नग्न माने नेकेड, नग्न होती है। नोट्स अच्छे से बनाना, बहुत पिटाई होगी, नहीं तो घर आके पिटाई करूंगा। ये सब आपकी कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप लिखते हो ना बायोलॉजी को क्लास में, आपको वो याद हो जाती है। ठीक है, अब ये क्योंकि द्विगुणित होते हैं, तो आखिरी पॉइंट में लिख रहा हूं यहां पर, पॉइंट नंबर 4, बीजाणुओं के अंदर अर्धसूत्रण। याद है अर्धसूत्रण क्या होता है? अर्धसूत्रण का मतलब होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस होती है। लेकिन यहां पर तो कायिक अवस्था ही एन है, तो यहां पर बीजाणु स्वयं ही अगुणित, या आपका मन चाहे एक गुणित लिख दो, अगुणित माने एन होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एनसीईआरटी में तो खाली ना ये लाइन लिखकर बस समझा दिया है, लेकिन ये अंतर होता ही होता है मिक्सअमीबा में और प्लाज्मोडियल स्टेजेस में। ठीक बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। आप देखो हमारे आज के टॉपिक में से अवंपक कवक हमारा पूरा हुआ। अब हम चलते हैं प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के बारे में मैं आपको एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जब हम प्रोटोजोआ पढ़ते थे ना, हम उसको जंतु जगत में पढ़ते थे, और जब हमारा जंतु जगत चैप्टर शुरू होता था तो पहला जो फाइलम होता था, पहला जो संघ होता था वो प्रोटोजोआ होता था। लेकिन आप कौन सा पढ़ते हो बताओ? विकास, राम? नहीं, जल्दी आंसर का वेट कर रहा हूं। आप मुझे बताइए कि आप जब एनिमल किंगडम पढ़ते हो तो पहला संघ कौन सा पढ़ते हो? इतने में हेडिंग लिख रहा हूं यहां पर, प्रोटोजोआ। और ये प्रोटोजोआ याद है प्रोटिस्ट हैं, मैंने आपको कल ही क्लासिफिकेशन में बताया था। और कौन से प्रोटिस्ट हैं? जंतु सम। तो ये सीधे सीधे मैं लिख रहा हूं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। पहलेश मुझे बताओ जल्दी कि आप जब पढ़ते हो तो कौन सा संघ सबसे पहला पढ़ते हो? प्रोटोजोआ। बेटा हम पढ़ते थे प्रोटोजोआ को, लेकिन अब प्रोटोजोआ को कौन से जगत में रखा गया है? प्रोटिस्टा में। तो आपका कौन सा संघ है दिलकुश, विकास? पहला संघ कौन सा पढ़ोगे आप एनिमल किंगडम में? आप पढ़ेंगे पॉरीफेरा। और पॉरीफेरा में क्या होते हैं? स्पॉन्जेस, स्पंज होते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो है ये इसमें सारे के सारे जो प्रोटिस्ट होते हैं, सारे के सारे जो जीव होते हैं, वो कैसे होते हैं? जंतुओं के जैसे। तो मैं यहां पर फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, सभी जीव जंतुओं जैसे होते हैं। अच्छा, अब आपको एक बात और बता देता हूं। हम लोग क्या हैं? जंतु। हम लोग खाना कैसे खाते हैं? मुंह खोलकर, है ना? मुंह में खाना डालते हैं और वो खाना अंदर जाता है। तो इसको कहते हैं होलोजोइक, माने जंतु सम। लेकिन ये बेचारे तो अकोशिकीय होते हैं, है ना? एक कोशिकीय होते हैं, इसमें मुख तो होता नहीं है। तो सभी जंतुओं जैसे होते हैं। और पोषण की विधि कैसी होती है? पोषण की विधि होती है
परपोषी, परपोषी, परपोषी माने हीट्रोट्रॉप्स, ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, मतलब अधिकांश होते हैं इसमें परजीवी, और दूसरे होते हैं परभक्षी। परभक्षी वो होते हैं जिनमें भोजन को ग्रहण करने के लिए छिद्र या मुख पाया जाता है, और ये कहाँ से शुरू होता है मैं आज आपको बताऊंगा। ये शुरू होता है पैरामीशियम से। ठीक है, दिलखुश का जवाब अब आया है पॉरीफेरा को लेकर, गरिमा ने बहुत पहले ही कर दिया था। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रोटोजोआ हैं ये जंतुओं के पुरातन संबंधी हैं। ये जंतुओं के पुरातन माने पुराने संबंधी हैं। लेकिन अब इनको कौन से जगत में रखा गया है? प्रोटिस्टा में। किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में। और प्रोटिस्टा में भी कहां पर रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है जंतु संप्रोटिस्ट में। ठीक है, और अब इनका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? इनका सबसे पहले अध्ययन किया था एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? लीeuwenhoek, वही एंटन वॉन लीeuwenhoek। और मुझे तो इसका सन भी याद है, चाहे आप मत लिखना, एक आइडिया हो जाएगा। 1677 जितना मुझे ध्यान है इसमें किया था। और प्रोटिस्टा नहीं, प्रोटोजोआ शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम था गोल्डफस। शब्द प्रोटोजोआ किसने दिया था? गोल्डफस ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। और वो शाखा जिसमें प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है, तो इनकी अध्ययन शाखा को कहते हैं प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजोलॉजी इंग्लिश में, ये इनकी शाखा का नाम है। अब इनकी जो काया का जो संगठन स्तर है वो क्या है? काया संगठन स्तर, उसको कहते हैं जीव द्रव्यिक स्तर। जीव द्रव्यिक स्तर माने प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। आपको पता है ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ किस में है? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा के जीव होते हैं एक कोशिकीय। एक कोशिकीय होते हैं तो साथ में एक कोशिकीय होते हैं तो साथ में कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, एक कोशिकीय हैं, और संगठन स्तर क्या है? जीव द्रव्यिक संगठन स्तर। ठीक है, चलिए गरिमा क्या पूछ रहे हो कि वैज्ञानिक के वर्ष भी याद रखने पड़ेंगे क्या? बेटा जो मैं कह रहा हूं कि ज़रूरी नहीं है वो आप याद मत रखो। ठीक है, अब इसका जो श्वसन है और उत्सर्जन है वो कहाँ से होता है? एक मिनट। श्वसन व उत्सर्जन माने एक्सक्रीशन, ये किस विधि के द्वारा होता है? गैसीय विनिमय के द्वारा।
गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये किसके द्वारा होता है बेटा? ये होता है जो आपकी काया की सतह है ना, ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस, माने काया की सामान्य सतह द्वारा। काया की सामान्य सतह के द्वारा ये सब होता है, लेकिन थोड़ा बहुत उत्सर्जन किसके द्वारा भी होता है? संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा। तो ऐसे लिख देता हूं, कुछ उत्सर्जन परासरण नियंत्रण, माने ऑस्मो रेगुलेशन विधि से संकुचनशील रिक्तिका द्वारा होता है। संकुचनशील रिक्तिका से होता है। डन। अब एक और पॉइंट जो मुझे लास्ट पॉइंट बताना है आपको, इसमें जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ हैं वो क्या है? ये इस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ वो है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। इसलिए इनको क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक जीव कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है गमन अंगों के प्रकार के आधार पर ये 4 वर्गों में विभेदित होते हैं। ये 4 वर्गों में विभेदित होते हैं। और ये 4 वर्ग हैं कौन कौन से? जरा इधर देख लीजिए। सबसे पहले होते हैं अमीबीय प्रोटिस्ट। अमीबीय प्रोटिस्ट माने अमीबॉइड प्रोटिस्ट्स। अभी हम एक सारणी बना के इनके अंतर पढ़ेंगे, फिर इनके रोगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है अमीबीय, फिर है कशाभिकीय, कशाभिकीय प्रोटिस्ट माने फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट्स। तीसरे हैं पक्षमाभिकीय, पक्षमाभिकीय प्रोटिस्ट माने सीलिएटेड प्रोटिस्ट्स। और चौथे कौन से हैं? स्पोरोजोअन्स। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अमीबीय प्रोटिस्ट के उदाहरण है अमीबा, एंटामीबा,
कशाभिकीय का उदाहरण है ट्रिपैनोसोमा, पक्षमाभिकीय का उदाहरण है पैरामीशियम और स्पोरोजोअन्स का उदाहरण है प्लाज्मोडियम। वैसे उदाहरण मैं आपको और भी बताऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। दिलखुश ने लिखा है कशाभिक प्रोटोजोआ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब मैं इन चारों में आपको अंतर बताऊंगा, उसके लिए मुझे बनानी है एक सारणी, टेबल, माने क्रमांक संख्या, फिर लक्षण, फिर अमीबीय। बेटा प्रोटिस्ट को मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि जगह चाहिए, है ना, प्रोटिस्ट समझ लेना। फिर है कशाभिकीय प्रोटिस्ट, फिर है पक्षमाभिकीय प्रोटिस्ट और फिर है स्पोरोजोअन्स। सबसे पहला पॉइंट है आपका नंबर 1, गमन अंग। ये जो गति करते हैं ये किसके द्वारा करते हैं? तो जो अमीबीय प्रोटिस्ट हैं ये गति करते हैं कूटपाद के द्वारा, कूटपाद। और कूटपाद को हम इंग्लिश में कहते हैं सूडोपोडिया, नकली पैर, जहां पर कोशिका द्रव्य बहता है। जैसे ये मैंने अमीबा बनाया है, तो अमीबा में जहां पर द्रव्य बहेगा तो इस तरीके से एक पैर इधर निकल जाएगा, फिर ये सारा इधर इकट्ठा हो जाएगा। तो ये इतनी दूरी तय कर ली है, तो ये कूटपाद होता है। कशाभिकीय में नाम से पता चल रहा है, वो है आपकी कशाभिका। कशाभिका माने फ्लैजेला। फिर है पक्षमाभिकीय, पक्षमाभिकाएं माने सीलिया, पक्षमाभिका माने सीलिया। और स्पोरोजोअन्स में गमन अंग होते ही नहीं हैं, तो यहां पर मैंने लिख दिया अनुपस्थित। ये अगर जल में होते हैं तो जल के द्वारा बह जाते हैं, तो इनमें अपना कोई मतलब चलने वाला अंग नहीं होता। ठीक है, दूसरा है आवास एवं प्रकृति। आवास एवं प्रकृति। अब ये जो अमीबीय प्रोटिस्ट हैं ये पाए जाते हैं नदियों में, तो हम कह सकते हैं स्वच्छ जल में, या फिर ये समुद्रों में भी पाए जाते हैं और आर्द्र मृदा में या नम मृदा में भी पाए जाते हैं। तो ये किस में होते हैं? स्वच्छ जल, समुद्री जल या नम मृदा। ये तो हो गया इनका आवास। अब बात करें अगर इनकी प्रकृति की, तो जैसे अमीबा है, अमीबा हमारे अंदर कोई रोग नहीं करता, लेकिन एंटामीबा है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका हमारे शरीर में अतिसार उत्पन्न करता है, और एंटामीबा गिंगीवेलिस हमारे दांतों में पायरिया। तो इसमें प्राय स्वतंत्र जीवी और कुछ परजीवी। ये हो गया अब इसकी। अब कशाभिकीय जो होते हैं ये स्वतंत्र जीवी होते हैं और जलीय होते हैं। तो पहले लिख दिया मैंने जलीय, दूसरे नंबर पर लिख दिया स्वतंत्र जीवी या परजीवी।
जैसे परजीवी का मैं एक उदाहरण आपको लिखवाऊंगा, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा निद्रालु व्याधि उत्पन्न करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। अगर ये हमारे रक्त में हो गए तो हम पड़े ही रहेंगे, मतलब नींदों में ही रहेंगे, उसको निद्रालु रोग कहते हैं। पक्षमाभिकीय जो होते हैं ये या तो स्वच्छ जल के होते हैं या फिर समुद्री जल या लवणीय जल। तो स्वच्छ जल या लवणीय जल, और इसमें कुछ होते हैं जो परजीवी होते हैं। ठीक है। अब ये जो स्पोरोजोअन्स हैं, मैं इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। इनके जीवन काल में एक संक्रामक बीजाणु जैसी अवस्था होती है, तो ये, और इसमें कशाभिकाएं नहीं होती। तो ये जो सभी की सभी होते हैं, सभी अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी का मतलब है ये हमारे शरीर के जो जैसे हम पर अटैक करेंगे तो हमारे अंदर रहेंगे। जैसे प्लाज्मोडियम, पहले मच्छर है एनोफिलीज से, वो हमें काटेगी और मलेरिया हो जाएगा। ये आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है। अब इनका एक एक विशेष लक्षण। नंबर 3, जो जलीय अमीबीय प्रोटोजोअन होते हैं। ठीक है। तो जलीय रूपों के अंदर मैं लिख दे रहा हूं, जलीय रूपों में क्या पाया जाता है? सिलिका के कवच, सिलिका शेल्स उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? सिलिका के शेल्स उपस्थित होते हैं। अब ये जो कशाभिकीय प्रोटिस्ट हैं, इनके अंदर लैंगिक जनन बहुत, मतलब मुझे नहीं लगता पाया जाता है। तो आप चाहें तो लिख लें, विरले ही पाया जाता है या अत्यंत कम पाया जाता है। लेकिन इनमें ना विशेष प्रकार के अंतर संबंध पाए जाते हैं। ठीक है। तो विशेष संबंध होते हैं, जैसे कुछ होते हैं इनमें से परजीवी, कुछ होते हैं सहजीवी और कुछ होते हैं उत्तरजीवी। परजीवी माने पैरासाइट, सहजीवी माने सिम्बायोन्ट्स और कमेंसेल्स माने उत्तरजीवी, जिसमें एक जाति को फायदा होता है और दूसरे को ना कोई फायदा होता है ना नुकसान। अब ये जो पक्षमाभिकीय प्रोटोजोअन्स हैं, इसका उदाहरण है पैरामीशियम, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए और अपशिष्ट पदार्थ को त्यागने के लिए अलग अलग छिद्र होते हैं। तो भोजन ग्रहण करने व अपशिष्ट को त्यागने हेतु अलग अलग छिद्र उपस्थित। ये पहली बार हुआ है, तो यहां पर मैं इंपॉर्टेंट स्टार बना दे रहा हूं 3। अब तक पूरे मोनेरा में और यहां तक कशाभिकीय प्रोटिस्ट में भोजन को ग्रहण करने के लिए और मल को त्यागने के लिए अलग अलग छिद्र नहीं है। इसमें भोजन को ग्रहण करने वाले को कहते हैं गलेट और त्यागने वाले को कहते हैं गलेट कहते हैं या साइटोस्टोम, और त्यागने वाले को कहते हैं क्या? साइटोपाइज। ये याद रखना, अभी मैं डायग्राम में बताऊंगा। और ये जो स्पोरोजोअन्स होते हैं, इनके जीवन चक्र में इनके
जीवन चक्र में संक्रामक बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। ये मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में। मलेरिया के जीवन चक्र में ट्रोफोजॉइट स्टेज होती है, याद आया, ट्रोफोजॉइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब पहले फटाफट उदाहरण लिख लेते हैं। इसमें है अमीबा, प्रोटियस, अमीबा प्रोटियस। दूसरा है एंटामीबा। कशाभिकीय का उदाहरण है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा से क्या होता है, निद्रालु रोग। हमारे शरीर में घुस गया तो नींद सी आती रहती है, उठने का मन ही नहीं करता, पड़े रहते हैं, ठीक है, आलस से भर जाते हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। और दूसरा है लिशमानिया। ऐसे ही पक्षमाभिकीय के है तो बहुत सारे उदाहरण, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो है पैरामीशियम। मैं आज आपको पैरामीशियम की संरचना भी पढ़ाऊंगा। और स्पोरोजोअन्स का सबसे अच्छा उदाहरण है प्लाज्मोडियम। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा हूं बेटा, अगर इसमें से हमने कोई भी छोड़ा हो तो आप उसको अपने आप लिख लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमीबीय प्रोटोजोअन्स की। ये जीवधारी स्वच्छ जलीय हो सकते हैं, समुद्री जलीय हो सकते हैं, या नम मृदा में पाए जा सकते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से गति करते हैं। और जो जलीय रूप होते हैं, जलीय में भी कौन से, समुद्री। तो यहां पर मैं ऐड कर देता हूं, समुद्री जलीय रूपों में सिलिका के कवच होते हैं। और इसमें से कुछ परजीवी होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में जब हम बताएंगे, ठीक है। अब नंबर दूसरा है कशाभिकीय प्रोटोजोअन्स। इस ग्रुप के जो सदस्य हैं वो स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। और ये गति किसके द्वारा करते हैं, कशाभ या कशाभिका द्वारा गति करते हैं, ठीक है। और ये जो कशाभिकाएं होती हैं, अच्छा ठीक है, और इसके द्वारा एक उदाहरण है ट्रिपैनोसोमा, जिससे निद्रालु व्याधि माने स्लीपिंग सिकनेस होती है। और एक काला आजार होता है जो लिशमानिया से होता है, वो एक बुखार का नाम होता है। फिर है पक्षमाभिकीय प्रोटिस्ट। ये जलीय होते हैं और बहुत सक्रिय होते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ ही खूब सारी पक्षमाभिकाएं माने सीलियां पाई जाती हैं, जो हजारों की संख्या में होती हैं। इनमें एक गुहा होती है, गुहा जिसको ग्रसिका कहते हैं, गलेट, जिससे खाना अंदर जाता है। और मुख होता है साइटोस्टोम। और अपशिष्ट पदार्थ को या मल को बाहर त्यागने के लिए क्या होती है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसको कहते हैं एनल पोर, माने गुदा छिद्र या साइटोपाइज इंग्लिश में। मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा, ठीक है। तो इसका उदाहरण होता है पैरामीशियम। क्या उदाहरण होता है, पैरामीशियम। तो फटाफट हमारा रिवीजन भी चल रहा है इसके साथ साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में होते हैं आपके स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स जो होते हैं, इस समूह में गमन अंग तो नहीं पाया जाता है, वो अनुपस्थित होता है। और इनके जीवन चक्र में संक्रामक बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है, जिससे संक्रमण होता है या रोग होता है। इसमें सबसे कुख्यात बीमारी जो फैलाता है वो प्लाज्मोडियम है, और उस कुख्यात बीमारी का नाम है मलेरिया।
मलेरिया में याद है कुख्यात क्यों कहते हैं, बड़ी शैतान होती है, कपकपी से बुखार चढ़ता है उतर जाता है और यही सब होता है। और इससे पता है आपको, अब तो खैर दवाइयाँ वगैरह आ गई, पहले इसमें ना जो लोग होते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी, इसलिए ये बड़ा अजीब सा माना जाता था। ठीक है, तो एक बार फटाफट शॉर्ट में हम लिख देते हैं यहाँ पर अमीबीय प्रोटिस्ट्स। और अमीबीय प्रोटिस्ट के लक्षण हम पढ़ ही चुके हैं। सबसे पहले इसका सबसे पहला उदाहरण हम जो लेंगे वो है अमीबा प्रोटियस। ये अमीबा प्रोटियस, इससे कोई रोग वोग नहीं होता है, ये बहुत अच्छा है। एक है नंबर 2, इसका नाम है पीलोमिक्सा। पीलोमिक्सा होता है विशालकाय अमीबा। माने जाइंट अमीबा, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। मुझे तो इसका आकार भी याद है, ये लगभग 2.5 मिलीमीटर लंबा होता है, 2.5 मिलीमीटर लंबा। फिर तीसरा होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इससे बीमारी होती है, और इससे जो बीमारी होती है उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है अमीबीय अतिसार। अमीबीय अतिसार माने अमीबिक डिसेंट्री। और अमीबीय अतिसार के लक्षण क्या है? इसके लक्षण हैं उल्टी, उल्टी को बहुत लोग मिचली भी कहते हैं, दस्त। दस्त कैसे होते हैं? मल में श्लेष्मा व खून आना। तीव्र पेट दर्द, बहुत तेज पेट में दर्द होता है, ये सब इसके लक्षण हैं। और इसमें जो दवाई दी जाती है, जो औषधि दी जाती है, वो क्या होती है? वो है मेट्रोजिल। कौन सी है बेटा? मेट्रोजिल। और जो चौथा है इसी श्रेणी में, वो है एंटामीबा जिंजीवैलिस। बहुत से लोग इसको गिंगीवैलिस भी कहते हैं, लेकिन यह है एंटामीबा जिंजीवैलिस। इससे क्या होता है? जल्दी बोलिए। ये हमारे दांतों के बीच पाया जाता है, हमारे दांतों के मध्य का परजीवी है। और ये ना भोजन को सड़ा देता है और दांतों में कैविटी कर देता है और मुंह में से बदबू आती है।
इसके कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? दांतों में पायरिया। इसलिए कहते हैं डेली ब्रश करना चाहिए। जो लोग ब्रश नहीं करते हैं उसमें ये लग जाता है और ये सड़ाने लगता है। तो पहला था अमीबिए प्रोटिस्ट। दूसरा मैं आपको बताऊंगा नंबर 2 कशाभिकीय प्रोटिस्ट, माने फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये चलने के लिए कशाभिकाओं का उपयोग करते हैं, है ना। चलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कशाभिकाओं का। और ये आपको सब पता है परजीवी हैं या जल में पाए जाते हैं या कैसे पाए जाते हैं। इसका सबसे पहला जो उदाहरण है वो है ट्रिपैनोसोमा, नंबर ए, ट्रिपैनोसोमा। अब ट्रिपैनोसोमा की कई वैरायटीज होती हैं। सबसे पहली है ट्रिपैनोसोमा, मैं ऐसे करके लिख देता हूं, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। दूसरा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये पूछा जा सकता है। दूसरा है रोडियंस, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा रोडियंस। और तीसरा है ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा रोडियंस और ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई। ये कौन से रोग उत्पन्न करता है? उसका नाम है निद्रालु व्याधि, माने स्लीपिंग सिकनेस। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूं रोग, निद्रालु व्याधि माने स्लीपिंग सिकनेस। जो आपका ट्रिपैनोसोमा रोडियंस है वो भी एक प्रकार का निद्रालु रोग उत्पन्न करता है, लेकिन उसका क्या नाम होता है? रोहोडेशियन, रोडेशियन स्लीपिंग सिकनेस, माने रोडेशियन निद्रालु व्याधि। और ये जो क्रूजाई होता है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई, हाँ राम बोलो क्या बोल रहे हो? सर ये सारे रोग याद करने पड़ेंगे? हाँ, इस चैप्टर में तो मैं खाली आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बेटा, बाकी ये जो है ये ह्यूमन हेल्थ और डिजीज, मानव रोग और स्वास्थ्य में आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है क्रूजाई, ये है दक्षिण अमेरिकी निद्रालु व्याधि, माने साउथ अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। और इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं छगास रोग, छगास डिजीज। ये ऐसे पूछा जाता है इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। ये जो स्लीपिंग सिकनेस है ये किसके द्वारा फैलता है? इसका संवाहक कौन है? मैं लिख रहा हूं संवाहक, माने वेक्टर। इसका वेक्टर है सीसी मक्खी, माने सीसी फ्लाई, ठीक है। तो ये अच्छा, इसमें भी सेम है तो यहां पर मैं सेम लिख दे रहा हूं। ये एक ट्रिमेटिड
ट्रिमेटेड बग होता है, एक खटमल की तरह होता है, जिसको कहते हैं नहीं ट्रायटोमेटेड बग, उसके मल से फैलता है। ठीक है, तो उसमें और ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए नहीं। और इसमें ये जो है, मतलब ये जो ट्रिपैनोसोमा है, ये हमारे रक्त में, हमारे यकृत माने लिवर में, सब में चला जाता है। ठीक है, अब है एक और उदाहरण लिख लेते हैं, उदाहरण नंबर बी। लिशमानिया डोनोवानी। क्या है? लिशमानिया डोनोवानी। और ये लिशमानिया डोनोवानी क्या उत्पन्न करता है? एक तरीके का बुखार उत्पन्न करता है, जिसको कहते हैं कालाजार, और एक और चीज़ कहते हैं उसको दमदम बुखार। कालाजार या दमदम बुखार, डमडम फीवर, या अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिशमैनियासिस भी कहते हैं। पाइलेश सर, इनके लक्षण वगैरह बेटा अभी तो इतने काफ़ी हैं, जब ह्यूमन हेल्थ पढ़ोगे तो उसमें और आपको पता चल जाएगा। और ये किसके द्वारा फैलता है? इसमें संवाहक क्या है? सैंड मक्खी माने सैंड फ्लाई। तो ये हो गए आपके कशाभिकीय प्रोटिस्ट। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? अमीबीय प्रोटिस्ट पढ़ चुके हैं हम, कशाभिकीय प्रोटिस्ट पढ़ चुके हैं। अब हम जाएंगे पक्षमाभिकीय प्रोटिस्ट पर। पक्षमाभिकीय प्रोटिस्ट माने चलो लिखते हैं पहले। पक्षमाभिकीय प्रोटिस्ट माने सीलिएटेड प्रोटिस्ट। इसमें चलने के लिए क्या होते हैं? पक्षमाभिकाएं माने सीलिया, जो पूरे शरीर में फैला रहता है। ये जो आपको डायग्राम दिखा रखा है, ये डायग्राम है आपका पैरामीशियम का। पैरामीशियम, और ये बहुत सक्रिय होता है क्योंकि इसकी पूरी काया में पक्षमाभिकाएं माने सीलिया डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसकी जो पैरामीशियम की जो ये जो आकृति है, ये चप्पल की तरह है, चप्पल। तो इस पैरामीशियम को चप्पल नुमा जीव भी कहा जाता है, माने स्लीपर एनिमलक्यूल। इसकी दो प्रमुख जातियां जो पाई जाती हैं, दो प्रमुख जातियां कौन कौन सी है? एक है पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम कॉर्डेटम, और दूसरी है पैरामीशियम ऑरिलिया। ये इसकी दो प्रमुख जातियां हैं जो पाई जाती हैं। बोलो भाई, दिलखुश, विकास, गरिमा, कोई डाउट्स? जल्दी बोलिए। अब ये ना स्वच्छ जल में पाया जाता है और ये सतह पर आकर प्लवकों को खाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छ जल में उपस्थित
सतह भक्षी माने सरफेस फीडर। इसकी संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एक अलग से एक जगह से लिया है, और इसमें विभाजन ना अनुप्रस्थ होता है ऐसे, ये बीच में से चप्पल टूटती है ऐसे। तो इसमें अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन वो कैसे होता है? अनुप्रस्थ द्विविभाजन द्वारा, माने ट्रांसवर्स। युग्लिना में कैसा होता था? ऐसे लंबाई में, अनुदैर्घ्य, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ठीक बेटा, चलिए आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए हैं, क्या चक्कर है ये जल्दी बोलिए। अब मैंने इसका एक बड़ा सा डायग्राम लिया है, और मैं इसमें आपको इसका नामांकन, लेबलिंग करना बताऊंगा। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये हैं पक्षमाभिकाएं, माने सीलिया, ये दिखाई दे रही है। अब जिस जिस प्रोटेस्ट में कोशिका भित्ति नहीं होती, वहां पर पाई जाती है पेलिकल। पेलिकल प्रोटीन धनी परत होती है, आपको याद है ये युग्लिना में भी थी। ये है आपकी पेलिकल। अब ये जो दिखाई दे रहा है, ये है संकुचनशील रसधानी। रसधानी माने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये इसमें से निकलने वाली नलिकाएं हैं, इनको कहते हैं बाहर निकलने वाली नलियां। बाहर निकलने वाली नलियां, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं रेडिएटिंग कैनाल्स। ये इसमें ना ये याद रखना, पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं। ये छोटा वाला केंद्रक है, इसको मैंने लिखा है लघु केंद्रक, माने माइक्रो न्यूक्लियस। और ये केंद्रक क्या करता है? ये करता है जनन में सहायता। और ये है बड़ा वाला, माने वृहत केंद्रक, माने मेगा न्यूक्लियस। ये अन्य गतिविधियों में सहायता करता है। किसमें? अन्य गतिविधियों में। ये जो आपको अंदर दिखाई दे रहा है, ये है कोशिका द्रव्य, माने साइटोप्लाज्म। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये है फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स का मतलब खाद्य रिक्तिकाएं। फूड वैक्यूल्स माने खाद्य रिक्तिकाएं, क्योंकि ये ना यहां से मुख द्वारा अंदर घुसते हैं और इसमें भोजन भर जाता है। ये क्या है? ये है वेस्टिब्यूल। ठीक है, मुख खांच, माने ओरल ग्रूव, और इसे कहते हैं वेस्टिब्यूल। तो इस कैविटी के बाद ये जो दिखाई दे रहा है, ये है कोशिका का मुख, कोशिका मुख, और इसे हम कहते हैं सेल माउथ, और इसका दूसरा नाम है साइटोस्टोम। मैंने आपको बताया था ना, भोजन ग्रहण करने के लिए अलग छिद्र है ना। और ये क्या है बेटा? अच्छा, अरे सॉरी,
एक मिनट, एक लेबलिंग मैंने गलती कर दी। कोशिका मुख है ये वाला, ये वाला, और ये क्या है, ये क्या है जल्दी बोलिए, ये है बक्कल कैविटी, ग्रसनी। और ये छिद्र है जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर फेंक रहा है, इसे कहते हैं गुदा छिद्र, माने एनल पोर या साइटोपाइज। ये बात मैं जोर जोर से बोल रहा हूं कि पैरामीशियम माने पक्षमाभिकीय प्रोटिस्ट ऐसे पहले जीव हैं जिनमें भोजन को ग्रहण करने के लिए और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर फेंकने के लिए अलग अलग प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने उदाहरण आपको पैरामीशियम बताया था, इसके और भी उदाहरण होते हैं। बैलेंटीडियम, वो वैसे अब पूछा नहीं जाता, वॉटिसेला, वॉटिसेला, और तीसरा होता है, चौथा होता है निक्टोथेरस। जो निक्टोथेरस होता है वो मेंढक की और कॉकरोच की रेक्टम में, गुदा के ऊपर जो पोर्शन होता है उसमें वो रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं आखिरी में नंबर 4, और वो है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स आपको पता है इसमें गमन अंग नहीं होते हैं, ठीक है, और ये जो है इनके जीवन चक्र में एक बीजाणु जैसी, एक संक्रमित बीजाणु जैसी एक अवस्था पाई जाती है। वैसे तो ये बहुत तरीके के होते हैं, इसका मैं उदाहरण लिख देता हूँ। उदाहरण नंबर ए है मोनोसिस्टिस, ठीक है, मोनोसिस्टिस ये भी है। और फिर और भी उदाहरण है इसके, जैसे बेबीसिया, ठीक है, बेबेसिया, बेबेसिया, और तीसरा है प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम। ये जो प्लास्मोडियम है ये एक कुख्यात रोग उत्पन्न करता है जिसे हम कहते हैं मलेरिया, जिससे अगर आप इसका उपचार नहीं करो तो मृत्यु भी हो सकती है। और प्लास्मोडियम की जो मलेरिया में जो संक्रामक अवस्था होती है वो होती है ट्रोफोजोइट। अब प्लास्मोडियम के अनेक जातियां होती हैं बेटा, प्लास्मोडियम की जो अनेक जातियां होती हैं, जो सबसे ज़्यादा अपने भारत में पाई जाती है वो है प्लास्मोडियम वाइवेक्स। ये है नंबर 1। नंबर 2, ये सब हम मलेरिया में आपको बताएंगे। दूसरी है भारत के कुछ भागों में पाई जाने वाली प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम। तीसरी है प्लास्मोडियम मलेरी, और चौथी है, ये बहुत कम पाई जाती है, प्लास्मोडियम ओवेल, प्लास्मोडियम ओवेल। तो अच्छा, मलेरिया के लिए, बुखार उतारने के लिए कुनैन दवा जो है वो ली जाती है, और ये बहुत कुख्यात रोग है, इससे बहुत लोगों की जानें भी चली जाती हैं अगर ठीक से उपचार नहीं किया जाए। समझ में आया बेटा? तो इसी के साथ हमारा आज जो भी हमने सोचा था वो हमारा पार्ट पूरा हो गया।
प्रोटोजोआ भी, अवंपक कवक भी हमने पूरे कर लिए, और प्रोटोजोआ के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों युक्त प्रमुख समूह, 4 समूह थे। वो कौन कौन से समूह थे? वो समूह थे आपके सबसे पहले था अमीबीय, फिर था कशाभिकीय, फिर था पक्षमाभिकीय, और आखिरी में था ये। विकास सैनी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर राइबोसोम नहीं होते क्या? बेटा वो तो मैंने आपको शुरू में लिखवा दिया था, प्रोटिस्ट में राइबोसोम होते हैं। और प्रोटिस्टा कैसा होता है? यूकैरियोट। तो कौन से होंगे? 80S 80S। ठीक है, अब चलते चलते आखिरी में ये क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कितने लक्षण पैरामीशियम में पाए जाते हैं? पैरामीशियम में कशाभिका होती है? नहीं होती। पक्षमाभिका होती है? होती है। सिलिका के कवच अमीबा में होते हैं, इसमें नहीं होते। भोजन गलट खाने के लिए मुक्त था? बिल्कुल था। ठीक है, ग्रसिका भी थी। ठीक है, फिर संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था ये नहीं थी, ये स्पोरोजोन्स में थी। तो कितने हो गए? पहला पक्षमाभिका, दूसरा भोजन का गुलट, ठीक है, तीसरा ग्रसिका। तो 1 2 3, तो आंसर हो गया हमारा सी। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से कल की क्लास में। आज हमने पूरा प्रोटिस्टा जगत खत्म कर लिया और प्रोटोजोआ भी पढ़ लिया। अब कल की क्लास में हम शुरू करेंगे कवक जगत। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मिलते रहिए। बस आज के लिए इतना।